Hello, 12th standard students, how are you? I hope you are fine and alright. तो देखो लास्ट सेशन में हमने ये बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज का हमने सम सॉल्व किया था। इसमें हमने ईच एंड एवरी रेजिस्टर के ऊपर वोल्टेज कितना होगा, करंट कितना होगा, सब कुछ हमने निकाल दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, पहले आप देख लो हमने कैसे किया था। तो आज के पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे और नई फिज़िकल क्वांटिटी को हम समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर। चलो, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी को समझेंगे और सीखेंगे। तो ध्यान देना। मान लो ये हमारी बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इधर रेजिस्टर आर है, करंट कैसे फ्लो होगा। ठीक है, ये आप सभी को मालूम है। तो ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार मैं क्या लिख सकता हूँ? कितना करंट होगा? V बाय आर। कितना करंट होगा? V बाय आर। तो मतलब बैटरी भी चार्जेस पंप करेगी। बैटरी क्या है मैंने डिटेल में सिखाया था चैप्टर नंबर 2। तो ये बैटरी चार्जेस सप्लाई करेगी। तो आई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट क्या होगा? चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या होगा? चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर स्टेडी करंट हो तो वो स्टेडी करंट, अगर स्टेडी करंट हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। ठीक है, ओके। तो ये Q क्या है? चार्जेस है। ठीक है, Q इक्वल्स टू, Q को हम क्या लिखेंगे? Q
चार्जेस पम्प्ड बाय बैटरी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं चार्जेस पम्प्ड बाय बैटरी। देखो अभी करंट की वैल्यू वेरिएबल, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन आई ऑफ टी इंटू डी। यह कब लिख सकेंगे, और वेरिएबल करंट, जब करंट आपका वेरी होता है तब हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और वेरिएबल करंट तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी निकालते हैं वर्क डन बाय बैटरी। क्या समझेंगे अभी हम, वर्क डन बाय बैटरी। तो हमने क्या फॉर्मूला सीख के रखा है, W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी, ठीक है। हमने फॉर्मूला सीख के रखा है, डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा वी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। इधर हमने पोटेंशियल डिफरेंस वी लिया है, कैसे लिया है, एक का वी दूसरे का जीरो, इसका वी ले लो इसका जीरो ले लो, तो ये क्या आएगा, डेल्टा वी बराबर वी आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या, Q इंटू वी, ठीक है। अभी ऊपर के इक्वेशन में देखो I बराबर क्या है, Q बाई टी, तो Q क्या आएगा, I इंटू टी, I इंटू टी इंटू वी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अभी वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, पावर। पावर को क्या बोलते हैं हम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं, पावर। तो देखो इधर आएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या आएगा, V इंटू वाई, तो पावर क्या आएगा, पावर आएगा V इंटू वाई। इसको हम ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, V को I बाय V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, आई स्क्वायर आर टी आएगा, और इसके बराबर V बाय आर लिखोगे तो V स्क्वायर बाय आर टी आएगा। कौन सा भी फॉर्मूला यूज करो आपका आंसर तो एक ही आएगा। पावर, पावर का यूनिट क्या होगा, वॉट। यूनिट क्या होगा पावर का, वॉट होगा। और डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m l टू द पावर 2 t टू द पावर -3। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 वॉट इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। डिमेंशनल फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड का। तो कभी हॉर्स पावर में भी कभी कवर होता है, तो एक हॉर्स पावर के बराबर होता है 746 वोट। एक हॉर्स पावर यानी 746 वोट। तो ये पावर आ गया, ठीक है। अभी जब हम हीट लॉस की बात करते हैं तो ज़्यादातर आई स्क्वायर आर हम बोल सकते हैं हीट लॉस, वो भी मैं अभी कराऊंगा। देखो ये फॉर्मूला जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इधर क्या लिखा है मैंने, W इक्वल्स टू वी आई इंटू टी, ये पावर आ गया, ठीक है। तो आई को V बाय आर लिखोगे तो V स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी लिख सकते हो आप, V इक्वल्स टू आई लिखोगे तो इसको आई स्क्वायर आर टी भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो हीट लॉस है ज़्यादातर हम इससे हम याद रख सकते हैं कि हीट लॉस आए तो आई स्क्वायर आर टी होता है।
तो ये वही है। ठीक है, ये वर्क डन बाय बैटरी, देखना ध्यान से। और जो W इक्वल्स टू क्यू वी है उसको हम एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर पे लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है अभी हमने किया, W इक्वल्स टू क्यू वी, इसको हम हीट कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? हीट कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर को हम बोलते हैं। ठीक है, तो यही आएगी। ठीक है, W को हम आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हैं और इसको हम वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हीट कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर मतलब हीट लॉस। जो आइडियल रेजिस्टर होता है उसके लिए हम ये लिख सकते हैं 1 वोल्ट करस्पॉन्ड्स टू 1 वोल्ट एम्पियर। इसको करस्पॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्ड्स। ये 1 वॉट करस्पॉन्ड्स टू 1 वोल्ट एम्पियर। ये किसके लिए? रेजिस्टर के लिए, आइडियल रेजिस्टर के लिए। किसके लिए? तो आइडियल रेजिस्टर के लिए। तो अभी इस थियरी पे हम सम्स भी सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक इतना हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। ओके, आइडियल रेजिस्टर में 1 वॉट वो करस्पॉन्ड्स क्या होगा? 1 वोल्ट एम्पियर। मतलब पूरी की पूरी एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, ऑल एनर्जी would be converted into heat, would be converted into heat। सारी की सारी एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट कर देगा, उसको हम बोलते हैं आइडियल रेजिस्टर। ऑल एनर्जी वुड बी कन्वर्टेड इनटू हीट। साफ साफ दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो ये सब कुछ लिख लेना। देखो, वर्क डन बाय बैटरी, इसको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी और एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बैटरी दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है। वर्क डन बाय बैटरी या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बैटरी दोनों सेम है। ठीक है, अभी इस टॉपिक पे हम सम सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख देना। ठीक है, अभी बल्ब वाले हम सम सोल्व करेंगे ताकि पता चले कि कौन सा बल्ब है वो काम करना बंद हो जाएगा। देखो, 50 वोल्ट का बल्ब है हमारे पास, एग्जाम्पल
50 वोट का बल्ब है, मतलब ये क्या आ गया पावर। वोल्टेज रेटिंग दे रखी है बल्ब पे 200 वोट, 200 वोल्ट दे रखी है। तो हमको ये निकालना है कि बल्ब जो है, बल्ब यानी ये, ठीक है, सर्किट में हम बल्ब को ऐसे दिखाते हैं, ये बल्ब का सिंबल है, इसका सिंबल है बल्ब का। तो हमें निकालना है कि करंट कितना लेगा और उसका रेजिस्टेंस आर कितना होगा, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो डाल दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P इक्वल्स टू वी आई। तो करंट क्या आएगा 50/200 यानी 1/, तो कितना होगा 0.25 एम्पियर करंट फ्लो। रेजिस्टेंस कितना होगा, तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो आर कितना रहेगा 50/1/4 का स्क्वायर मतलब 60, 16 टाइम्स 5 30, 800, ठीक है। सॉरी, हाँ यही है। तो आर P/I स्क्वायर, ठीक है, P/I स्क्वायर। अगर आप इसे करोगे तो ही सेम आंसर आएगा, ठीक है। V इक्वल्स टू Y/R, आई आर लिखोगे तो आई स्क्वायर आ गया, अभी आई को V/R लिखते हैं तो क्या आएगा V स्क्वायर बाय आर। तो आर क्या आएगा V स्क्वायर बाय P, V स्क्वायर यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 200 बाय पावर 50। देखो सेम आंसर आएगा 800। तो कौन सा भी फॉर्मूला आप यूज़ करो आपका आंसर सेम आएगा। रटना नहीं है, सब कुछ समझने का है। देखो अभी हम इलेक्ट्रिकल यूनिट डिफाइन करते हैं। जो बिजली का बिल आता है उसमें जो यूनिट होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट किसको बोलते हैं, इसको किलोवाट आवर को, इसको हम बोलते हैं बिजली का यूनिट। ओके, आपने 350 यूनिट्स यूज़ किए, उसका मतलब क्या, आपने इसकी एनर्जी, ये एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी है। मतलब इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो भी देख लो। एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में, एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट आवर, एट रेट ऑफ 1 किलोवाट, एक्सक्यूज मी, एट रेट ऑफ 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट आवर कितना है, किलो यानी 10 टू द पावर 3। एक आवर मतलब कितनी सेकंड, 3600। तो हम क्या यूज करेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। मतलब क्या 1 किलोवाट आवर मतलब क्या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ये समझ में था। अभी मान लो आपका बिजली का बिल आया 200 यूनिट, कितना आया 200 यूनिट। इसका मतलब क्या, आपने कितनी एनर्जी यूज़ की, आपने 200 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब क्या 7.2 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल आपने यूज़ की है एनर्जी, जिसका हम बिल भरते हैं।
तो इस हिसाब से हम बिल करते हैं, मतलब हमने इतनी एनर्जी यूज़ की। तो प्रैक्टिकल पर्पस में जो जूल है वो बहुत ही छोटा एकम है। ओके, द यूनिट जूल इज कंपैरेटिवली लेस फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ओके, इसके कारण ही हमने डिफाइन किया है किलोवाट आवर। ओके, सब कुछ लिख लेना ध्यान से। ठीक है, देखो अभी हम बल्ब वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दो बल्ब है हमारे पास, एक की रेटिंग है 25 वॉट 100 वोल्ट, दूसरा का ये स्पेसिफिकेशन है। मान लो ये है बल्ब ए और मान लो ये है बल्ब बी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल के रखा है कि these bulbs are connected in series। बल्ब को हमने कैसे कनेक्ट किए हुए, सीरीज में हमने कनेक्शन किया हुआ है। और वो भी पूछ के रखा है कि क्या कोई बल्ब काम करना बंद हो जाएगा, दैट इज विल एनी बल्ब would be fused, will any bulb would be fused। अगर आंसर आपका यस है तो बताना पड़ेगा कौन सा। ओके, तो चलो सोचो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लेना बल्ब का। ठीक है, तो चलो रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वोल्टेज दिया हुआ है तो P इक्वल टू V²/R हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, V²/R। तो R1 क्या आएगा, V²/P यानी 10⁴/25। मतलब इसको 10⁻² और 10⁻² लिख लो, 25 टाइम 400 तो कितना आया 400 ओम। पहले बल्ब का रेजिस्टेंस है 400 ओम। अभी R2 निकालते, 200 स्क्वायर बाय 100 वोल्ट का बल्ब है। ठीक है, तो कितना आया 400 ओम। मतलब दोनों बल्ब है उसका रेजिस्टेंस सेम है, कितना है 400 ओम। चलो सर्किट भी बना लो। और इसको हमने कनेक्ट किया है सप्लाई से। सप्लाई तो 200 वोल्ट का ही होना चाहिए तभी होगा काम का, वरना ये काम नहीं करेगा। मतलब 100 वोल्ट का डालोगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, समझना ध्यान से, पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। कितना है 400 और 400 है 400। अभी निकाल लो सर्किट में करंट कितना होगा।
करंट आई क्या होगा, V बाय आर, ऊपर लिखता हूँ V कितना लगाया 200, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है 800, मतलब करंट क्या आएगा 0.25 एम्पियर। ये हमारा करंट आ गया, ठीक है। अभी इंडिविजुअल करंट निकालो इसका, P इक्वल्स टू वी आई, तो आई क्या आएगा, देखो लिखा हुआ है P बाई वी, मतलब 25 बाई 100, इसका भी क्या आया 0.25 एम्पियर आया, मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी। इधर देखो P बाई वी, P क्या है हमारा 100 बाई 200, मतलब इसका क्या होगा 0.5 एम्पियर ये करंट लेगा। मतलब देखो, तो मेरे को नहीं लगता है क्या आंसर होगा। देखो पहले बल्ब का करंट कितना है 0.25 एम्पियर, दूसरे बल्ब का कितना है 0.5 एम्पियर, वो करंट लेगा, ये 0.25 एम्पियर करंट लेगा, तो फ्यूज कौन सा हो जाएगा बल्ब। ये सर्किट में तो इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब क्या कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। देख लो करंट तो सेम आया, मतलब ये करंट तक चलेगा काम, ठीक है। इसकी मैक्सिमम करंट रेटिंग तो 5.5 की, 0.25 करंट फ्लो होगा तो फ्यूज नहीं हो। देखो मान लो आपका करंट आया 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर वो तो ये फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि करंट रेटिंग से करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो बढ़ गया, जिसके कारण फ्यूज हो जाता है एक बार। तो इसका आंसर क्या आएगा, ना, इसका आंसर क्या आएगा ना, कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा। अभी एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें ही, what percentage of actual brightness will these bulbs glow, ओके ये क्वेश्चन है, with what actual brightness, with what percentage, with what percentage of actual brightness, will this current glow, will this bulb glow, ठीक है, बल्ब ग्लो। अभी एक बात तो तय है, देखो 200 वोल्ट वाला है वो तो मेरे ख्याल से उसको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 200 वोल्ट और देखो प्रॉब्लम देखो नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसका 200 वोल्ट है, इसका 100 वोल्ट, अब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, ठीक है, V1 और V2 दोनों सेम है, मतलब दोनों को 100 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। ये बहुत काम का क्वेश्चन है, ठीक है, समझना। अगर देखो 100 वोल्ट इसको मिला तो ये तो लो आराम से करेगा, कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं आएगा, मतलब इसका जो है वो 100% होगा, 100% ब्राइटनेस होगी इस बल्ब की, ठीक है। अभी दूसरा देखो, दूसरा क्या है 200 वोल्ट, अब
अभी इसको मिला कितना, 100 वोल्ट ही मिला है, इसको 100 वोल्ट ही मिला है। इसका मतलब क्या कि इसकी जो एक्चुअल ब्राइटनेस है उससे कम ग्लो करेगा, ठीक है, बल्ब कम ग्लो करेगा, ग्लो, ओके, नॉट ग्लो, ठीक है। तो निकालो कितना परसेंटेज होगा, पावर निकाल लो, V²/R, V² मतलब कितना मिला, 100 वोल्ट, V²/R, R400, तो 20, मतलब क्या, बल्ब 25 वोट जितना ग्लो करेगा। असल में एक 100 वोट है, ठीक है, तो 25% आंसर आएगा आपका। आंसर क्या आएगा, 25%। तो बहुत ही काम का समय है समझने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। देखो इसका कोई तकलीफ नहीं, 100 वोल्ट, देखो इसको मिल गया 100। अभी देखो ये 200 वोल्ट, इसका जो डिज़ाइन है वो 200 वोल्ट के हिसाब से हमने करके रखा है, तो उसको इतना ही मांगता है 200 वोल्ट। अगर 200 वोल्ट हो तभी उसकी ब्राइटनेस का 100% होगा, इसलिए पहले बल्ब का तो सब कुछ हो गया, उसने खा पी ली। अभी इसको देखो सिर्फ 100 वोल्ट, मतलब आधा खाना खाया है। मान लो वो 5 रोटी खाता था, 5 के बदले उसके सिर्फ 2.5 रोटी खाई, ठीक है। तो पावर निकाल लो, देखो ध्यान से, V²/R निकाल लिया, 25 वोल्ट। तो बल्ब ये ऐसे ग्लो करेगा कि जैसे उसको 25 वोल्ट मिला, मतलब 100 वोल्ट में से बाकी का 75 गया, वेस्ट हो गया, 25, ठीक है। तो 25% से एक्चुअल ब्राइटनेस से वो ग्लो करेगा, मतलब डिम होगा, मतलब क्या, डिम होगा। बहुत ही काम का है क्वेश्चन ये, ठीक है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लिख लो। लिख लेना सब कुछ ध्यान से, 2-3 मिनट के बाद मैं नया आर्टिकल शुरू करवाऊँगा। ऐसे क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज में आप देखोगे तो सब कुछ सोल्व करने का प्रयास करना, जो भी डाउट है वो मेरे को बोलना, और रेगुलरली सब कुछ पढ़ना। देख लो,
ओके, भी चलो आगे बढ़ते। बिना आर्टिकल चालू कराऊंगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। कौन सा रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जो बैटरी जब हम बनाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस होता है, किसके कारण होगा? तो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके कारण जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो जो बाहर कनेक्ट होता है सर्किट में, मतलब मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही डिटेल में, और डिटेल में मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रोड्स और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। जो सॉल्यूशन होता है वो, और ये इसके कारण बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस आता है। क्या आता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले हम उसे दिखाएंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं। देखो, जब हम बैटरी, मान लो हमने बैटरी ऐसे कनेक्ट की और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, तब हम ऐसे दिखाएंगे, इसको ऐसे। ठीक है, ये होगा बैटरी का ईएमएफ और ये होगा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्या है? स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और जो एप्सिलॉन है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ एक बार। मान लो ये ईएमएफ है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हम ऐसे ही दिखाएंगे।
ऐसा ड्रॉ किया हुआ तो समझ लेना कि इंटरनल रेजिस्टेंस की बातचीत कर रहे हैं। तो जो ये वाला जो रेजिस्टेंस है R, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। R को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम बोलते हैं कैपिटल R को। मतलब कि ये और ये रेजिस्टेंस सीरीज में, ठीक है। देख लो सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट क्या होगा सर्किट में? करंट I क्या होगा? V/R प्लस R, ठीक है। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ गया और करंट कम हो जाएगा, ठीक है। इजी है। अगर हम बैटरी की बात करें, बैटरी, तो इसके दो फंक्शन है। कितने फंक्शन है? दो। पहला क्या? चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, चार्जिंग, और दूसरा डिस्चार्जिंग। और दूसरा क्या है? डिस्चार्जिंग। देखो जब भी आप सेल फोन यूज़ करते हैं, सेल फोन यानी आपका मोबाइल फोन, तो जब आप ये वीडियो देखते तो बैटरी का क्या होता है, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग? मेरे ख्याल से डिस्चार्जिंग होना चाहिए। अभी ऐसा मत बोलना कि मैंने पिन लगाई हुई है इसलिए बैटरी का चार्जिंग भी हो रहा है और डिस्चार्जिंग भी हो रहा है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जब भी आप वीडियो देखें या अपना सेल फोन यूज़ करें तो जो चार्जर का पिन है उसको कनेक्ट मत करना, ठीक है। एक साथ दो करेंगे वो बैटरी के लिए अच्छा नहीं। तो जब भी आप ये वीडियो देखते हो तो बैटरी का यूसेज हो रहा है, बैटरी पावर सप्लाई कर रही है, तो मतलब बैटरी का क्या हो रहा है? डिस्चार्जिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्चार्जिंग, ठीक है। बैटरी का डिस्चार्जिंग हो रहा है। और जब भी आपने अडेप्टर कनेक्ट किया हुआ है और पिन भी लगाई हुई है तो आपका सेल फोन चार्जिंग मोड पे है। कौन से मोड पे? चार्जिंग मोड पे। ऐसा कभी मत करना कि आप वीडियो देख रहे हो और आपने पिन भी कनेक्ट हुई है, इसका मतलब क्या? चार्जिंग हो रहा है और डिस्चार्जिंग भी हो रहा है, दोनों एक साथ। तो ये बैटरी के लिए अच्छा नहीं है। जो बैटरी का परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है, इसलिए ये मत करना, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अभी हम करंट का डायरेक्शन समझते हैं कि चार्जिंग के टाइम क्या होता है और डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है, तो समझना ध्यान से। तो ये बैटरी है, उसका ईएमएफ है एप्सिलॉन नॉट, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। और मान लो ये V है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं V को? हम V को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज। तो जब भी बैटरी डिस्चार्जिंग हो रही है, इसका मतलब क्या? करंट पॉजिटिव प्लेट में से बाहर निकलेगा, ठीक है। देखो करंट पॉजिटिव प्लेट में से बाहर निकला, इसका मतलब क्या? बैटरी का डिस्चार्जिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्चार्जिंग। तो इधर आप किरचॉफ का लॉ हम लगाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज V क्या आएगा? V आएगा हमारा एप्सिलॉन माइनस IR, ठीक है। ये
टर्मिनल वोल्टेज रहेगा। अभी चार्जिंग के दौरान जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? रिवर्स। ठीक है, अभी चार्जिंग में कैसे होगा देख लो। See, I don't know why a dog is crying. ये इंटरनल रेजिस्टेंस R, ध्यान देना इधर, ये एप्सिलॉन और इधर का टर्मिनल वोल्टेज V। और जब भी चार्जिंग मोड पे रहेगा, कौन से मोड पे? चार्जिंग, तो करंट की डायरेक्शन उलट जाएगी। ये होगी करंट की डायरेक्शन, के अंदर जाएगा करंट पॉजिटिव प्लेट में से, मतलब पॉजिटिव प्लेट के अंदर जाएगा। तो जो हमारा ये फॉर्मूला है वो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो ये क्या आएगा? एप्सिलॉन प्लस आई आर। क्या आएगा? टर्मिनल वोल्टेज एप्सिलॉन प्लस आई आर। क्योंकि अभी सोचो थोड़ा कि हम बैटरी की चार्जिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा ही होना चाहिए तभी चार्जिंग होगी ना। थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करो। किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन इधर आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो ये ज़्यादा होगा तभी चार्जिंग होगी ना, वरना चार्जिंग कैसे होगी? और जब बैटरी का डिस्चार्जिंग होता है तो माइनस। ठीक है, एकदम सिंपल है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने का है एक बार ध्यान से, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ईएमएफ को हमने इधर यूज़ किया है तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं वो भी लिख देता हूँ एक बार। ईएमएफ यानी वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज। सिंपल। कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज। उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, तो मान लो 1.5 वोल्ट का है ईएमएफ, इसका मतलब क्या? वो वर्क डन आएगा पर 1 कूलम के लिए, ठीक है, और उसको हम बोलते ही हैं। ओके, समझ लेना ध्यान से। अभी हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बहुत ही काम का टॉपिक है, ध्यान देना। सबसे पहले मैं कराऊंगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज। सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब सब कुछ हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एन, ओके, एन बैटरीज ले लेंगे, उसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। 1-2 मिनट के बाद मैं चालू करवाऊंगा, लिख लो ध्यान से।
ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ये सेशन का आखिरी आर्टिकल होगा। बाद में सब कुछ देखेंगे ये दूसरा नेक्स्ट पार्ट में। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन हम करते देखो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे ये पहली बैटरी, ये दूसरी बैटरी और ऐसे n बैटरीज है हमारे पास। कितनी n बैटरीज है। इधर हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, तो इसका हम एनालिसिस करना चाहते हैं। हम लोग करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका देखो एप्सिलॉन 1 R1, दूसरी बैटरी का एप्सिलॉन 2 R2, जैसे nth बैटरी का मान लो पोटेंशियल सॉरी EMF एप्सिलॉन है R1। ठीक है, सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो R प्लस इसका समेशन R1 प्लस R2 प्लस N प्लस अप टू RN। तो करंट कितना फ्लो होगा, तो I बराबर क्या आएगा, V बाय आर इक्विवेलेंट। क्या आएगा, V बाय आर इक्विवेलेंट। देखो आप किरचॉफ लॉ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करो, मैं वही करता हूँ किरचॉफ लॉ। थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को। देखो एक काम करता हूँ, किरचॉफ लॉ ही सीधा अप्लाई करता हूँ। ठीक है, देखो मान लो करंट आई जाएगा सब